हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त। उम्मीद करते हैं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। और बच्चों, हम लोग आगाज बैच प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें फिजिक्स के जो लेक्चर हैं हम कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, वे सभी पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों मान लीजिए कि मेरे पास कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, और उस सिस्टम में हम मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, और दोनों आवेश के जो परिमाण है बच्चों क्या है, समान है, और उनका जो नेचर है वो क्या है, अपोजिट हो, और वह बहुत ही अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, तो जो सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है बच्चों, उस निकाय को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। यह बात हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज यहां मान लेते हैं क्यू है, माइनस चार्ज। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर बच्चों हम मान लेते हैं क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर है। और बच्चों यह दोनों चार्ज के जो परिमाण है वो क्या है, समान है। परिमाण क्या है, समान है, और इनके नेचर क्या है, अपोजिट है। एक निगेटिव चार्ज है तो एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये दोनों चार्ज बच्चों यदि बहुत ही अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, तो यह जो हमारा सिस्टम बनता है, यह जो निकाय बनता है, इस निकाय को बच्चों बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, नॉर्मल ये वैद्युत द्विध्रुव हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बच्चों सोडियम क्लोराइड है, NaCl, और यह जब अपने आयन के फॉर्म में टूटेगा तो आप जानते हैं कि सोडियम पे आंशिक धन चार्ज आ जाता है, और जो क्लोरीन होता है इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। तो जितना धनावेश सोडियम पाया है उतना ही ऋणावेश हमारे क्लोरीन पाता है। और ये दोनों चार्जों के बच्चों नेचर जो है यह अपोजिट है, और परिमाण क्या है, समान है, और ये बहुत ही अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो निकाय बनाते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं, उसी को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक उसी प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे माना है कि मेरे पास क्या है, दो चार्ज है, एक चार्ज निगेटिव है, दूसरा चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों के परिमाण क्या है, समान है, और ये बहुत ही अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, तो जो हमारा बच्चों निकाय बनेगा, जो सिस्टम बनेगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव। भाई वैद्युत द्विध्रुव से मतलब जिसमें दो ध्रुव, तो एक नेगेटिव चार्ज का, एक पॉजिटिव चार्ज का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दो पोल हमको दिख रहे हैं। ठीक है, और यह दूरी आपकी बहुत कम होनी चाहिए, मिलीमीटर हो सकता है, माइक्रोन हो सकता है, एंगस्ट्रॉम, मतलब यह जो लेंथ है बच्चों क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बच्चों, यह जो दूरी है हमने कैपिटल L जो दिखाया है, इस दूरी को बहुत सी बुकों में आपको 2L भी मिलेंगी, तो आप घबराइएगा नहीं, वह 2L जो है कैपिटल L के इक्वल ही है। 2L लिखने का रीजन यह है कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अच्छे पॉइंट पे निकालते हैं चाहे निरक्षे पॉइंट पर निकालते हैं, तो इस 2L को लिख लेने से उस फार्मूले का डेरिवेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए इस लेंथ कैपिटल L को हम लोग दो भागों में यानी 2L भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों ये जो दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहा जाता है। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो लंबाई है, इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग हैं द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। ठीक है,
द्विध्रुव की लंबाई हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो एक बार समझिए कि हमने क्या द्विध्रुव डिफाइन किया है। हमने सिंपल बताया कि L पे दूरी पर व्यवस्थित, भाई दूरी क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो L पे दूरी पर व्यवस्थित समान परिमाण के दोनों चार्जों के परिमाण क्या है, समान। जितने कूलाम का यह आवेश है उतने ही कूलाम का ये भी आवेश होना चाहिए। तो समान परिमाण के विजातीय आवेश, भाई विजातीय मतलब एक नेगेटिव चार्ज हो एक पॉजिटिव चार्ज हो, यानी इस विजातीय आवेशों से बच्चों मिलकर बना हुआ निकाय क्या कहलाता हमारा, वह कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, डेफिनेशन में बच्चों हमने वही लिखा है कि L पे दूरी पर व्यवस्थित समान परिमाण के विजातीय आवेशों से मिलकर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा अब जो हम बात करते हैं, चूंकि जो वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा, जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप HCl भी लेंगे तो इसको जब इसके आयंस के फॉर्म में तोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि H पे प्लस चार्ज आ जाएगा, Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ भी बच्चों आप देख रहे हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जिस वजह से हम लोग फिजिक्स में भी जब दो चार्ज बहुत अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं और समान परिमाण के होते हैं तो वे हमारे एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जो हमने यहाँ पे चर्चा किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव बच्चों होते हैं उनके सामर्थ्य का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह वही होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चूंकि अभी हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव का सामर्थ्य का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों, सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल P। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P होता है Q इंटू 2L के बराबर, और इसी फार्मूले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि जो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हुआ है बच्चों, एक नेगेटिव चार्ज है और मेरे पास एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, 2L है। ठीक है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों, हम लोग यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो आवेश हमारा है इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण है। क्या है, किसी भी एक आवेश का परिमाण हमारा है, चाहे इसका मैग्नीट्यूड यूज करिए चाहे इसका, दोनों को तो बराबर ही है। और 2L जो बच्चों है यह इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह किसी द्विध्रुव के एक आवेश का गुणनफल और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के इक्वल होता है। एक बार और समझिए हमने क्या बताया, हमने यह बताया कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी जो कैपिटल P है वह वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण है और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या है, बराबर होता है। इसी को बच्चों हमने लैंग्वेज में लिख दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, जैसा कि हमने किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है, बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है वहां पे को शब्द छट रहा है, हाँ गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे ये चीज आपको दिखाया है कि यहाँ पे ये जो Q है वह इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का बच्चों क्या है, परिमाण है, और 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, और इसी रिजल्ट के आधार पे हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन कर दिया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को बच्चों क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब कुछ इससे रिलेटेड बातें हम समझ लेते हैं नोट करके। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, इसका एसआई मात्रक क्या हो? पहले सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एसआई जो मात्रक है बच्चों, मात्रक हम यहीं से देख के लिख लेते हैं। देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और 2L क्या है? लंबाई। लंबाई को मीटर से नापा जाता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, कूलाम मीटर होता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम लोग सीजियस मात्रक भी कहते हैं, तो मैं वो भी इसको डिफाइन कर देता हूं। इसका सीजियस जो बच्चों मात्रक होता है वो तो डी बाई होता है। क्या होता है? डी बाई, जिसको बच्चों कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डी बाई होता है। और डिबई में और कूलाम मीटर में एक रिलेशन भी होता है, उस रिलेशन को भी देख लिया जा रहा है कि जो एक डिबई जो बच्चों होता है वह 3.3 गुणे 10 की पावर -30 कूलाम मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, यह इसका सीजियस मात्रक हो गया। अच्छा, अब हम बच्चे बात करते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है न, पर इसका बीमा लिख लेते हैं। तीसरी पॉइंट सबसे पहले हम बीमा इसका देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो होगा हमारा इसका बीमा होगा। ठीक है, चलिए बीमा बताइए तो देखकर बीमा क्या होगा इसका। भाई यहीं से बीमा लिखना, देखिए Q × 2L है। अब Q का बीमा आप जानते हैं, Q मतलब आवेश, आवेश का बीमा आप जानते हैं A × T होता है, और 2L लंबाई है, लंबाई का बीमा आप जानते हैं क्या होता है? L। तब बीमा आप यहाँ से लिखें सबको एक साथ मिलाकर, तो बच्चों m तो इसमें है नहीं, तो मैं m की पावर 0 लिख देता हूँ। m L T और a मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए L भी है, T भी है, A भी मैंने लिख दिया, m पे मैंने 0 कर दिया। और किसी भी क्वांटिटी में 0 है तो उसका भी वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, इसलिए हमने इसको m L T के फॉर्म में लिखा है, तो इसका यह बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, हाँ, अब चौथा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि यह कैसी क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, चौथा पॉइंट, तो देखिए यह जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, अब सदिश है तो इसका आपको डायरेक्शन भी बताना होगा कि भाई डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन हम लोग समझ लेते हैं किधर होगा। यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है बच्चों, तो इसका डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। इसका डायरेक्शन होता है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। अभी हमने बताया कि जो वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, आप देख रहे हैं कि यह दो आवेशों से मिलकर बना, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो जो P का डायरेक्शन होगा, ये जो हमने P यहाँ डिफाइन किया है कैपिटल P, इस P का जो डायरेक्शन होगा ऋण चार्ज से धन चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्शन भी डिफाइन, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो P का जो डायरेक्शन बच्चों होगा वह नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होगा। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती। ये मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, चूंकि हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में जो इसका डायरेक्शन होता है वह निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, और केमिस्ट्री में इसी के उल्टा हो जाता है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ डायरेक्शन माना जाता है। ठीक है,
तो ये सभी जो बच्चों हमने बातें किया है वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड बातें किया। एक बार और समझेंगे हमने वैद्युत द्विध्रुव कैसे डिफाइन किया। हमने सिंपल बताया कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों उसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और होता है कैपिटल P = Q × 2L। आपको यह फार्मूला पता हो तो आप इसकी डेफिनेशन यूं ही लिख देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे Q क्या है, जो वैद्युत द्विध्रुव हमने बनाया है उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण है, और 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो वो कुछ नहीं, ये जो हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया उसके किसी एक आवेश की वैल्यू और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो हमने वही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। अब बच्चों हमने यहाँ पे बात की है कि वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। पहला हमने इसका SI मात्रक की बात किया, तो आप जानते हैं कि आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर हो गया। इसका एक अन्य मात्रक होता है जिसे मैं सीजस मात्रक भी बोल सकता हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबई कहते हैं। और एक डिबई जो बच्चों होता है 3 × 10⁻³ कूलाम मीटर के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला बीमीएस सूत्र लिख दिया है। आप जानते हैं कि आवेश का बीमा 80 होगा, लंबाई का बीमा लेंथ से मतलब है तो कैपिटल L हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे MLT के फॉर्म में, चूंकि इसमें M है नहीं तो मैंने M के पावर क्या कर दिया, 0 कर दिया, इसका बीमा हो गया। अब बात करते हैं यह कैसी क्वांटिटी है, तो बच्चों यह एक सदिश राशि है। भाई सदिश तो वे होते हैं जिसके पास दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ठीक है, तो दिशा इसका किधर से किधर होगा, हाँ वही हमने डिफाइन कर दिया कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसमें निगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसका जो डायरेक्शन बच्चों होगा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होगा। ठीक है, ये मैं फिजिक्स की बात किया हूँ। केमिस्ट्री में भी चूंकि वैद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे डायरेक्शन बच्चों इसी का उल्टा हो जाता है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज के तरफ होता है। ठीक है, अच्छा अब हमारा अगला जो टॉपिक है बच्चों वह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। हाँ एक बात और ध्यान रखिए, चूंकि हम लोग मैं बच्चों को नोट्स करने के लिए मतलब समय नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले ही आपसे बताया कि बच्चों हम यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं उसके हैंड रिटेन नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी पढ़ाते हैं वह हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स बनाने के लिए आप वहीं से उस PDF को यूज कर सकते हैं, जिससे आप एक बेहतर नोट्स डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे केवल उसको बेहतर तरीके से मतलब इस चैनल पे उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, बाकी नोट्स बनाने का काम हम वहीं से कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको बतानी है। तो चूंकि अब हम बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखिए यहाँ पर समझिए, मेरे पास एक बच्चों क्या है, वैद्युत द्विध्रुव AB है और इस पर चार्ज निगेटिव है और यहाँ पे चार्ज बच्चों क्या है, पॉजिटिव है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो बच्चों मैं इसके 2 बिंदु पर निकाल सकता हूं। अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। यानी मैं इस लाइन के इधर निकालूं चाहे बच्चों इधर निकालूं, वह उसका अक्षीय बिंदु कहलाएगा। यानी मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं इधर भी निकाल सकता हूं बच्चों और इधर भी निकाल सकता हूं। यह दोनों पॉइंट इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु कहे जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर निकाल रहे हैं कि इधर निकाल रहे हैं। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव के वजह से बस इन दोनों पॉइंट पे जो फर्क आएगा केवल डायरेक्शन में फर्क बच्चों आएगा। जो रिजल्ट इधर आएगा वही रिजल्ट इधर भी आएगा, लेकिन दिशा में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो बिंदु है बच्चों, इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत में चाहे तो ऊपर निकालूं और चाहे तो नीचे निकालूं, और इसको बोलते हैं हम लोग हैं निरक्षीय बिंदु। बच्चों ये जो हमारा लंबवत बिंदु है इसको निरक्षीय बोला जाता है, और ये जो उसके आवेशों को जोड़ने वाली लाइन है बच्चों
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षीय बिंदु बोलते हैं। तो हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्षीय बिंदु पे भी निकाल सकते हैं और निरक्षीय बिंदु पे चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पे, दोनों पर निकाला जा सकता है। लेकिन बस डायरेक्शन में फर्क है, जो अभी हमने बताया, चाहे यहाँ निकालिए चाहे यहाँ पे निकालिए, दोनों के दिशा में केवल फर्क आएगा। तो दोनों आवेशों के जो लंबवत लाइन बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, निरक्षीय बिंदु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अक्षीय बिंदु पर बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अक्षीय बिंदु पर निकालेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव होगा और उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्षीय बिंदु पर निकालेंगे। ठीक है, तो काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बढ़िया से पहले हम लोग फिगर बनाएंगे और मजे से इसको समझते हुए, और ये जो टॉपिक बच्चों है आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु में से एक फिक्स है बच्चों आना है। इस बार ही पूछा गया था हमारा, क्या कहते हैं, अक्षीय बिंदु वाला पूछा हुआ है। ठीक है, तो अक्षीय निरक्षीय दोनों आपको तैयार होने चाहिए, किसी न किसी सेट में आपको यह प्रश्न मिल ही जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, फिगर। ठीक है, तो हाँ, मान लीजिए कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, ए और बी नाम दे देता हूँ मैं इस वैद्युत द्विध्रुव का, और एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। अब हमको अक्षीय बिंदु पे बताना है, तो इसके मध्य बिंदु बच्चों ओ से स्मॉल आर दूरी पर मान लीजिए कि कोई पॉइंट क्या है, पी है यहाँ पे, और इसी पॉइंट पी पर हमको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है बच्चों, ये जो पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पी पर आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यह हमारा पॉइंट पी क्या है, अक्षीय बिंदु है। ठीक है, अच्छा, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई बच्चों आप जानते हैं 2l होता है, तो मैं लंबाई भी डिफाइन कर देता हूँ। यह आधा आपका l हो जाएगा और यह आधा कितना हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट पी पर बतानी है, और आपने एक फार्मूला पढ़ लिया है कि यदि मेरे पास एक कोई चार्ज Q है, इस चार्ज Q से स्मॉल r दूरी पे किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी हो, तो उसका जो व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। लेकिन यह किसी एक बिंदु आवेश का फार्मूला है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ आपके पास एक बिंदु आवेश नहीं है, कितने हैं, दो बिंदु आवेश, एक यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों यह एक बहुल आवेश का केस बन गया, और इस स्थिति में हमको पॉइंट पी पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। और बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत यह बताता है कि आप क्या करिए, इन दोनों चार्जों के वजह से इस पॉइंट P पर पहले अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, और निकालने के बाद बच्चों उसका सदिश योग कर दीजिए। ठीक है, यानी आपका टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट बच्चों हमारा यह है कि इन दोनों चार्जों की वजह से पहले ये दोनों चार्ज अलग अलग कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, पहले वह निकाल लेते। जब भाई वह पता चल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, दोनों का सदिश योग कर दें। जैसे क्लास 11 पे आपने दो वेक्टर को जोड़ना सीखा हुआ था। यदि मेरे पास दो वेक्टर ए हो और बी हो, तो इसको हम जोड़ते हैं तो परिणामी बच्चों क्या मिलता है, आप जानते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab और cos थीटा मिलता है। दो सदिशों को जोड़ने का फार्मूला है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों चार्जों के वजह से अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और दोनों का इसी प्रकार सदिश योग कर देंगे, जो रिजल्ट इस प्रकार हमको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई, जो हमारा टारगेट है अब वह काम करते हैं।
मेन पॉइंट आपको पता चल गया कि भाई करना है क्या, इसकी वजह से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए, हाँ ये बच्चों हमारा आप देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर यदि हम वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन की बात करें तो बताइए किधर होगा। हमने बताया है कि यदि बच्चों पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन अंदर के साइड होता है, और यदि हमारा निगेटिव चार्ज है बच्चों, सॉरी यहाँ पे देखो उल्टा बता दिए हम। हाँ देखिए, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो बच्चों जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड बाहर होगा, और यदि चार्ज हमारा निगेटिव है तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन अंदर के साइड चार्ज की तरफ होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो चार्ज है बच्चों क्या है, निगेटिव चार्ज है, दोनों के परिमाण क्या है, समान है। तो इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र हमको मिलेगा वह अंदर के साइड मिलेगा, और मैं इसका नाम दे देता हूं ए दे देता हूं, क्योंकि यह चार्ज ए पे बैठा हुआ है, तो मैं इसका नाम दे देता हूं E A। ठीक है, अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, आउटवर्ड बाहर के साइड होगा। अब मैं इसका बच्चों क्या नाम दूं, ई बी दे देता हूं, क्योंकि चार्ज किस पर बैठा है, अब बी पे बैठा है, तो मैं इसका नाम देता हूं ई बी दे देता हूं। ठीक है, अब जो आपका टारगेट है वह काम करिए। तो हम बच्चों क्या करते हैं, बारी बारी से पहले उस पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, और निकालने के बाद परिणामी के लिए क्या कर देंगे, उसका हम लोग सदिश योग कर देंगे, है ना। ये सब रफिंग काम किया गया इधर। ठीक है, मेन काम हम लोग इधर कर रहे हैं, वो चीजें आपको समझाने के लिए हमने बताया है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से चीजें समझ निकालते हैं। तो पहले क्या करते हैं, -q आवेश के कारण बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र, पहले निगेटिव चार्ज की वजह से कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है बच्चों वह निकाल देते हैं, और इसके वजह से क्या है, EA है। अभी पहले परिमाण निकाला जा रहा है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और आवेश का परिमाण यानी Q होगा। बीच की दूरी, भाई यहां से हमको वहां तक दूरी चाहिए, तो आप देखिए, तो यहां से यहां तक दूरी हमने डिफाइन कर दिया है, और यहाँ से और यहाँ तक जाना है, तो L को जोड़ दें तो हमको यहाँ से यहाँ तक दूरी पता चल जाएगा। तो देखिएगा, क्या मैं इस दूरी को ऐसे लिख सकता हूँ, R + L जोड़ दें तो हम पॉइंट P पे क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखिए, तो इतने L को जोड़ेंगे इस R में तो हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इस निगेटिव चार्ज से पॉइंट P की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, R + L, यानी क्या हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने EA निकाल लिया। अब बच्चों ऐसे हम क्या करते हैं, +Q आवेश के कारण बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र। अब वो जो हमारा पॉजिटिव वाला चार्ज बच्चों ये वाला, इसके वजह से निकालते हैं, तो ये भी दूरी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, R है ना, तो R में से L माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, R - L, तो बचा हुआ दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी Q से +Q से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R - L हो जाएगी। चलिए डिफाइन कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा परिमाण कितना हो जाएगा, EB = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का परिमाण बीच की दूरी अभी निकाले हैं, R - L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने बारी बारी से बच्चों क्या क्या है, पॉइंट P पे EA और EB का मान निकाल दिया। अब दोनों का करना क्या, हमको क्या है, सदिश योग करना है। तो देखिए, परिणामी के लिए क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। तो बिंदु कैपिटल P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र
परिणामी वैद्युत क्षेत्र बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों को वेक्टर रूप में जोड़ना होगा, वेक्टर ई ए प्लस ई बी। देखो अभी हमने बताया ना कि पॉइंट पी पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको दोनों को जोड़ना होगा। ई ए और ई बी का कैसा योग करना पड़ेगा, सदिश योग करना होगा। अच्छा, अब दो वेक्टर को हमको जोड़ना है और दोनों के बीच एंगल कितना हम देख रहे हैं 180। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यदि मेरे पास बच्चों दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यदि यह थीटा बच्चों 180 हो जाए तो आप जानते हैं cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab नहीं हो जाएगा। अरे भाई cos 180 का मान माइनस हो तो यहाँ पे माइनस ले तो -2ab, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और बाहर जो निकल के आएगा वह a माइनस बी हमारा निकल कर आएगा, नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार यह बताइए कि मेरे पास दो सदिश है ई ए और ई बी, अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है। और हम यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि इनके बीच जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिए एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। सेम वही वाला चीज सिचुएशन होगा, जो रिजल्टेंट हमको जो परिणामी हमको मिलेगा ए माइनस बी के फॉर्म में मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं जो परिणामी हमको वैद्युत क्षेत्र मिलेगी, यानी ये तो हमने सदिश रूप लिख दिया। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो परिणामी हमको मिलेगा वह क्या मिलेगा, वह मिलेगा बच्चों ई बी माइनस ई ए। और आपके मन में एक प्रश्न चल रहा हो कि क्यों हमने ई ए माइनस ई बी क्यों नहीं लिखा, तो उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। चूंकि हम चाह रहे थे कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र बच्चों है वह पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि परिमाण लिखा जाए, आप जानते हैं कि परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि ये दोनों आवेश के जो परिमाण है वो क्या है बच्चों, समान है, लेकिन पॉइंट पी की दूरियां दोनों आवेशों से डिफरेंट है। यह दूरी 5 है और ये दूरी क्या है, ज्यादा है। तो इसके द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बच्चों होगा इस पॉइंट पी पर थोड़ा कम होगा, और ये जो उत्पन्न करेगा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करेगा। अरे भाई जो नजदीक हो तो ज्यादा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे दूर जाओगे दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता जाता है। तो देखिए इस पॉइंट, जो पॉइंट पी हमारा इससे दूर हो जा रहा है, दूरी बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र इस चार्ज की वजह से घट जाएगा, और ये थोड़ा नजदीक में तो वो बढ़ा देगा। तो देखिए ई ए और ई बी में जो फर्क है, इसमें से जो हमारा ई बी की वैल्यू है वो ग्रेटर है ई ए की तुलना में। तो हम चाह रहे हैं कि ज्यादा वाले में से कम को माइनस करें, जिससे हमारा रिजल्ट क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि यदि हम ई ए माइनस ई बी करेंगे रिजल्ट हमारा निगेटिव ही आ जाए तो भी उसको पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन न बना रहे आपके माइंड में, इसलिए हमने क्या कर दिया, ई बी माइनस ई ए कर दिया, जिससे हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, ई ए और ई बी का जो मान हम निकाले हैं भाई, कहाँ निकाले हैं, अच्छा इसको इक्वेशन बना दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 है और यह इक्वेशन नंबर हमारा क्या है 2। अब हम ई ए और ई बी का मान इसमें भरते हैं। ठीक है, भी हमने परिमाण लिख दिया, ये वेक्टर रूप लिखा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमने साइड में आपको बताया ये रूप आएगा ई बी माइनस ई ए। अब हम क्या करते हैं, ई बी और ई ए का मान हम भरते हैं। ठीक है, देखिए समीकरण 1 व 2 से चलिए मान भरी, कैपिटल ई इक्वल टू ई बी का मान कितना है, ई बी का मान अभी हमने हाँ यहाँ पर निकाले, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर माइनस एल, यानी बच्चों क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। एक बार मिला लिया जाए, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल, और ए की वैल्यू हमारी प्लस है। ठीक है, चलिए बीच में माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या इतनी बातें समझ में आ रही?
बिल्कुल चीज़ें बच्चों आपको जीरो लेवल से फिजिक्स यहाँ पढ़ाई जा रही है। हम उम्मीद कर रहे हो कि आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यदि चीज़ें आपको बेहतर समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट में यह बात अवश्य बताइए कि सर वीडियो आपका फास्ट है, जिसकी वजह से हमको चीज़ें बेहतर समझ में नहीं आ रही, जिससे हम आगे क्या करेंगे वीडियो में और सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा टारगेट यही है कि हमारा कॉन्सेप्ट हर एक कमजोर बच्चे से बच्चे भी समझ सके, ठीक है। तो देखिए अब हमको यहाँ पे करना है कि हमने ई बी और ए का मान क्या है भर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमको कॉमन मिल रहा है वो कॉमन कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दोनों में क्या है कॉमन है, तो कॉमन जब हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हमको जो मिलेगा R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस का इधर हो जाएगा R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तो बाहर वैसे ही रहेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर। और डिवाइड देखिए तो ये A माइनस बी है और A प्लस बी, जो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, बाकी होल स्क्वायर तो ज्यों के त्यों ही रहेगा, इसमें कोई चेंज हमको करना ही नहीं है, ठीक है। देखिए इसको और थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओपन कर दीजिए A प्लस बी और A माइनस बी के होल स्क्वायर पे, यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा माइनस, बाहर देखिए माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे भाई बदल जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो 2RL हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारा क्या है ये R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो नंबर कट रहे हैं वो हमने काट दिए यहाँ पे भाई। और ये 2RL मिलके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 4RL हो जाएगा, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4RL हो जाएगा और डिवाइड में R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यह टर्म हो जाए, इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q/2L एक साथ लिख देता हूँ और डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इनटू में देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें से R को बाहर निकालते हैं और 4 को 2 लिखते हैं तो 2R जो होगा बच्चों बाहर चलेगा। देखो मल्टीप्लाई करके देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, R यहाँ पे R यहाँ पे आ जाएगा, यल और Q है ये, मतलब इसी चीज को हमने ऐसा अरेंज किया। ऐसा अरेंज करने का रीजन यह है, हम लोग बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस वजह से बता रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बता रहे हैं। यानी इस फार्मूले में कहीं न कहीं आपका जो कैपिटल P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह इन्वॉल्व होना चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा एडजस्ट किया हुआ है जिससे इसके भीतर क्या है कैपिटल P हमारा आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल E इक्वल टू, इस टर्म को बच्चों क्या बोला जाता है P बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा P इंटू 2R और डिवाइड में ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यह जो बच्चों हमने फार्मूला फाइंड आउट किया है यह अच्छे बिंदु का एक जनरल फार्मूला है। यहाँ पे ये बात अब दिखा देते हैं, ये जो है कैपिटल P के बराबर है, वही हमने P भर दिया है, ठीक है। तो यह एक हमको जनरल फार्मूला मिला बच्चों। यह फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब मेरे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव हो और उसके अच्छे बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब बच्चों एक कंडीशन है, कंडीशन भाई यह है कि थोड़ा सा इसको हम सही तरीके से लिखना चाहते हैं, रुकिए तो
इसको ऐसे लिख दीजिए 2pr, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखाई देगा, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे। हाँ 2pr हो गया, यानी यह हमारा एक जनरल फार्मूला है जो हम अच्छे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन यह है कि बच्चों ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है यह AB, इसकी लंबाई इस R की तुलना में बहुत छोटी हो जाए। कंडीशन यह है कि जो हमने AB वैद्युत द्विध्रुव बच्चों लिया है, अच्छा एक बात और हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो हमने वैद्युत द्विध्रुव AB लिया है यह किसी मीडियम में हमने नहीं रखा है, यह वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पे रखा गया है, निर्वात अथवा वायु में रखा गया है, ठीक है। क्योंकि यदि आपके मन में चल रहा होगा कि यदि कोई मीडियम रहेगा तो फार्मूले में कैपिटल K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और निर्वात वायु बच्चों जब होता है तो उसके लिए हम जानते हैं K का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमने सिंपल फार्मूले यूज किए हैं जिसके लिए K की वैल्यू हमने क्या लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा हाँ, हम बात कर रहे हैं तो बच्चों की जो मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव AB है इसकी लंबाई की तुलना में, जो 2L लंबाई है उसकी तुलना में इस R की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, बहुत बड़ी हो जाए, और साथ में जब हम देख रहे हैं बड़ी भी हो जाए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने फाइनल फार्मूला फाइंड आउट किया है बच्चों, यहाँ देखिए, हाँ R² माइनस L स्क्वायर है, R का मान बहुत बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे वह नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि L तो छोटा हो जा रहा है R की तुलना में, और छोटे नंबर का जब भाई स्क्वायर करते हैं तो वह नंबर और छोटा हो जाता है। यानी हमारा कंडीशन बच्चों यह है, चलिए यहीं पे देखिए, इसी स्लाइड में देखिए, यदि R इज ग्रेटर देन L हो तो, जब बच्चों ऐसा होगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम समझते हैं, मान लीजिए R का मान हम क्या कर दे, 10 कर दे, और L का मान हम क्या कर दे, 0.1 कर दे, ठीक है, एग्जाम्पल की समझते हैं, क्योंकि हम वही देख रहे हैं कि R का मान L से बहुत बड़ा हो जा रहा है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि R जो है कहाँ गया भाई फार्मूला, हाँ यहाँ देखिए R का स्क्वायर और L का स्क्वायर, और जब हम R का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे देखिए तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, जब हम छोटे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो बच्चों वह नंबर और छोटा हो जा रहा है, और बड़े नंबर का स्क्वायर किया नंबर वो क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, R² की तुलना में L² को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं भाई, हमारा क्या है R की वैल्यू L से बहुत बड़ी हो जा रही है, और हम देख रहे हैं कि फार्मूले में R का स्क्वायर है और L का स्क्वायर, R का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन L का स्क्वायर जब हम करेंगे तो नंबर क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, जिस वजह से भाई उसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यानी यदि R इज ग्रेटर देन L हो तो हम क्या कर सकते हैं, R² की तुलना, ये रफिंग काम किया गया है, तुलना में L² को छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो भाई अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः जब इस फार्मूले में बच्चों L² को छोड़ेंगे तो 0 हो गया, और 2 का पावर यहाँ चला जाएगा तो R के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या फार्मूला हो जाएगा छोड़ेंगे तो, कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2pr हो जाएगा, और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे R के पावर 4 हो जाएगा, और एक R से R काट देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। यह फार्मूला बच्चों हम तब यूज करते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव
अल्प लंबाई का हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जब वैद्युत द्विध्रुव बच्चों अल्प लंबाई का न हो तो यह जनरल फार्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, चूंकि आप जानते हैं बच्चों कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है और कैपिटल P, ये कैसी क्वांटिटी है? सदिश राशि। तो हमें इसका सदिश रूप भी लिखना आना चाहिए। तो थोड़ा फिगर में समझते हैं कि दोनों की क्या डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। तो देखिए, हम बात करते हैं इस पॉइंट P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वह किधर मिलेगा? जरा फिगर देखकर बताइए आप। इस निगेटिव चार्ज के वजह से वैद्युत क्षेत्र अंदर के साइड, पॉजिटिव के वजह से वैद्युत क्षेत्र बाहर के साइड। और हम बात करते हैं बच्चों कि इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र अंदर साइड मिलेगा कि बाहर साइड मिलेगा। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन स्ट्रांग है। भाई जो स्ट्रांग होगा उधर ही हमारा परिणामी भी जाएगा। तो देखिए, आवेश के परिमाण क्या है? दोनों आवेश के बच्चों परिमाण क्या है? समान है, लेकिन पॉइंट P की दूरियां दोनों आवेशों से अलग अलग है। पॉइंट P जिस आवेश के करीब होगा वह वैद्युत क्षेत्र प्रबल बनाएगा, जो दूर होगा वह दुर्बल बनेगा। जाहिर सी बात है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि दूरी बढ़ाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान घटता है। तो देखिए, इस आवेश के वजह से यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है इस आवेश की तुलना में क्या होगा? कमजोर होगा, यानी वीक होगा। तो क्योंकि आवेश के परिमाण तो समान है ना, दूरियां अलग अलग हैं, तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वैद्युत क्षेत्र बना रहा है और जिधर ये जाएगा उधर ही हमारा परिणामी भी जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, तो यह वाला वैद्युत क्षेत्र आउटवर्ड बाहर बना रहा है, तो जो हमारा परिणामी होगा वो बच्चों वो भी वैद्युत क्षेत्र बाहर के साइड ही होगा। अब बात करते हैं कि P का डायरेक्शन किधर होगा। तो चूंकि अभी हमने बताया कि जो P हमारा सदिश राशि है जिसका डायरेक्शन अभी हमने बताया है कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, तो बच्चों जो P का डायरेक्शन होगा, कैपिटल P का डायरेक्शन, वो भी क्या होगा? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन दोनों बच्चों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो मैं इसका सदिश रूप बच्चों यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा? देखिए, यानी सदिश रूप जो होगा बच्चों, कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 वेक्टर P बाई क्या हो जाएगा? R क्यूब हो जाएगा। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हमने केवल वेक्टर साइन लगा दिया, इसका क्या हो गया? सदिश रूप हो गया। ठीक है। एक बार और समझेंगे हमने क्या आपको इस फिगर में मतलब समझाया है टॉपिक में। देखिए, हमने सिंपल बताया कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो निर्वात अथवा वायु में रखा गया है, और इस वैद्युत द्विध्रुव के बच्चों मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पे पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इसके लिए हमने यह बताया कि यहाँ पे मेरे पास दो आवेश, यदि एक सिंगल आवेश बच्चों मेरे पास है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं दो आवेश है तो बहुल आवेश का केस बन गया, और हम बहुल आवेश के केस में वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं भाई? अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यह बताता है कि आप क्या करिए, दोनों आवेशों की वजह से सबसे पहले अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए और परिणामी के लिए बच्चों उसका क्या कर देंगे? दोनों उसका सदिश योग कर देंगे। वही काम किए हैं। देखिए हमने क्या किया, इस माइनस वाले चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है वह निकाला, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना वैद्युत क्षेत्र बनना वह निकाला, दोनों का सदिश योग कर दिए। देखिए वही काम किया गया। पहले EA का मान निकाल दिए हैं, उसके बाद EB का मान निकाल दिया गया, और उसके बाद परिणामी के लिए दोनों को क्या कर दिए? सदिश योग कर दिए। अब दो सदिश को जोड़ना आपको क्लास 11 पे पढ़ा दिया हुआ फार्मूला हो। यदि मेरे पास दो सदिश A और B हो तो फार्मूला होता है R = A² + B² + 2AB cos थीटा, और थीटा यदि बच्चों 180 हो जाए तो रिजल्ट हमारे A - B का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि 180 का मान -1 होता है। ये फार्मूला बन जाएगा A - B का होल स्क्वायर, बाहर निकल के आएगा A - B। और उसी हिसाब से बच्चों यहाँ भी देखिए
तो मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट यानी जो परिणामी हमको मिलेगा ये भी माइनस ये मिलेगा, ज़्यादा वाले में सब हमको माइनस किया गया है। ऐसा अभी हमने बताया कि हमको धनात्मक वैल्यू मिले इसलिए ऐसा किया। अब हम क्या कि इक्वेशन 1 और 2 से मान भर दिए, बाकी वही गुणा भाग किया गया, कुछ और नहीं किया। ठीक है, नोट कर लेंगे भाई इसको। अब फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही। देखिए एक स्लाइड में तो पूरा आया नहीं है, आप बेहतर नोट्स वहीं से पीडीएफ के माध्यम से ही बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ पे आपको यह एक नोट्स आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको यह बेहतर समझ में आया होगा। फिलहाल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग अगले वीडियो में लेकर मौजूद होंगे। ठीक है।